तो हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता हो चुका होगा। दूसरा हमने बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना था, मुझे पता ही होगा, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट किसको कहते हैं आपको पता होगा, जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो हाई अमाउंट में होता है। ये सब आपको अच्छी से पता चल गया होगा। दूसरा हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके फेज के बेसिस पर उसका स्टेट क्या होगा। तो आपको हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही हमारा सॉल्यूशन का स्टेट होगा। तो हमने उसे 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया था, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। इसके भी 3 टाइप्स थे, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए, हमने दूसरा पॉइंट शुरू किया था सॉल्यूशन चैप्टर में, जो था कंसंट्रेशन। तो एक बार कंसंट्रेशन को आज फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा डिटेल में 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ाएंगे। तो कंसंट्रेशन में हमने आपको बताया था इसका डेफिनेशन, ये अमाउंट होता है सॉल्यूट का। हम जो भी फंक्शन करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, वह करेंगे सॉल्यूट पर। सॉल्यूट पर सारा एप्लीकेशन होगा। तो कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन किया था हमने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा होगा आपने, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट आपको ज़्यादातर बुक में मिलेगा अमाउंट। केमिस्ट्री में अमाउंट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर आगे चलेंगे। अमाउंट देखिए, ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है इसको हम कई टर्म में डिफाइन करते हैं। पहला टर्म है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स लिख लिया तो मतलब अमाउंट को डिफाइन कर रहे हैं आप। दूसरा टर्म क्या होगा, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म में भी हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग पार्टिकल्स के भी टर्म में डिफाइन करते हैं, पढ़ा होगा आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूसरा टर्म बना सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल लिख दिया तो अमाउंट को डिफाइन कर रहे हैं। तीसरा टर्म क्या होगा वो भी देखिए। तीसरा टर्म होगा हमारे पास वॉल्यूम के टर्म में। अभी हमने बात किया था, बता रहा था मैं आपको, वॉल्यूम, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, किसी भी कंपोनेंट्स का वॉल्यूम दिया हुआ है तो वो भी हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों टर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्टिबल है। और एक टर्म देख लीजिए, एक टर्म और होता है मास के टर्म में। मास के टर्म में भी हम अमाउंट को ही डिफाइन करते हैं। ये चारों टर्म अमाउंट को शो करता है और ये चारों टर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। देखिए कैसे, आप 11th में पढ़ चुके हैं, कैसे बताइए। अगर आपको पार्टिकल दिया हुआ है तो इस पार्टिकल को अवोगाड्रो नंबर से डिफाइन कर, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, बताइए क्या निकलेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स।
अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम बटे डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो ये भी आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा जो आपको चौथा टर्म मास है, इसको भी आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास, ये भी क्या देगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अमाउंट, जो अमाउंट है ना बच्चों, अमाउंट को हम 4 टर्म में डिफाइन किया। पहला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो नन एज अमाउंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑल्सो नन एज अमाउंट। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स या अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जो भी गिवन वॉल्यूम है, इतना लीटर, जो भी लीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी हमारा क्या है, अमाउंट है। कुछ मास दिया हुआ है, वो भी क्या है, हमारा अमाउंट है। मतलब हम अमाउंट की बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अमाउंट में ये चारों टर्म इंक्लूड है, ये चारों टर्म इसमें इंक्लूड है। अमाउंट मतलब ये चारों चीज, यही समझिए आप। तो केमिस्ट्री में लिखा हुआ रहता है कंसंट्रेशन का डेफिनेशन, कंसंट्रेशन का डेफिनेशन लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखा रहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यही हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसका, कंसंट्रेशन का। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है बच्चों कंसंट्रेशन का। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या मास के टर्म में होगा, या पार्टिकल के टर्म में होगा, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व है। हमने बात कर लिया था इसका। तो बच्चे वाली चीज थी कंसंट्रेशन का डेफिनेशन। बताइए इतना तक समझ में आ चुका है आपको, इतना तक समझ में आ चुका है, ये अमाउंट क्या होता है, कंसंट्रेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, समझ में आ चुका है। रिप्लाई मी यस और नो, रिप्लाई कीजिए यस और नो, समझ में आ चुका है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए जो हमारा अमाउंट है, जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, उसको हमने 2 टाइप में डिवाइड करके रखा है। थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर हमारा जी मेंस लेवल में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड लेवल में करीब करीब आ ही जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म, इसको हम लोग 2 बेसिस पर डिवाइड करते हैं, 2 बेसिस पर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मास बेसिस, मास या फिर बोल दीजिए इसको वेट। हमने कल ही बात बताया था आपको कि मास और वेट दोनों एक ही बात है, तो मास और वेट बेसिस। दूसरा क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम बेसिस। एक तो वॉल्यूम के बेसिस पर इसको डिवाइड किया कंसंट्रेशन टर्म को, और दूसरा डिफाइन करने, पहला डिफाइन किया हमने मास के बेसिस पर। ठीक है, अब बोलिए कि सर आप ऐसे डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। आप हमको एक चीज बताइए, ये जो मास है और ये जो वेट है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मास घटेगा या बढ़ेगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, टेम्परेचर का मास पर कोई असर नहीं होता है। जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, उसको कितना भी टेम्परेचर पे रख दो, उसका मास वही रहेगा। लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है,
टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटता है। याद रखना बच्चों, ये छोटी छोटी लॉजिक्स बहुत काम करेंगे आपको। जो टेम्परेचर है उस पे ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। बच्चे वाली चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी देखो गर्मी बढ़ रहा है तो हमारा शरीर ऐसे हो जाता है, जैसे ठंडे का मौसम आता है हम लोग सिकुड़ जाते हैं, हमारा वॉल्यूम घट गया। टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है बच्चों। तो हमने कंसंट्रेशन को दो बेसिस पर कैटेगराइज किया, एक मास के बेसिस पर, दूसरा वॉल्यूम के बेसिस पर। ठीक है, बताओ ये जो बात है ये वाला मास और वेट के बेसिस पर, ये हमारा टेम्परेचर पर क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो टर्म है बच्चों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। याद रखना, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, ये वॉल्यूम वाला जो टर्म होगा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो मास या वेट वाला पॉइंट होगा, कंसंट्रेशन टर्म होगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ओके, चलो तो देखते हैं इस वाले बेसिस पर कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म आता है। तो चलो पहला देखते हैं हम लोग W/W परसेंटेज, जिसकी हमने बात पिछले क्लास में किया था। ये देखो ये भी वेट है, ये भी वेट है, क्या इस पर टेम्परेचर का कोई असर होगा? नहीं। ये W/W परसेंटेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दूसरा टर्म लेते हैं हम लोग मोलालिटी। मोलालिटी 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 इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। याद रखना सिंबल स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना आप लिखते जाइए, ये सारा टर्म हम डिफाइन करेंगे आपको। ओके, तो चलते हैं, ये W/W परसेंटेज मोलालिटी। तीसरा टर्म आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको कि हम एक्स से डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं इसको जीटा है, जीटा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? जीटा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में एक्स एक्स करके काम चला लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलो ये एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। और चौथा टर्म होता है हमारे पास ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ओके, ये चारों टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जी मेंस लेवल तक में एक नंबर में या बोर्ड में एक नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपको चार टर्म दे देगा, उसमें से पूछेगा विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और विच वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये चारों टर्म हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी टर्म आएगा वह सब मास के बेसिस पर होगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास का ही टर्म आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास का ही टर्म आएगा, तो उसमें तो टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा ना बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट होता है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, पढ़ना है मुझे, जो कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, वह सारे टर्म क्या है हमारे पास? तो वो पहला टर्म बनता है हमारे पास, देखिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज। वॉल्यूम है दोनों में। आपको हमने एक बात बताया था ना पिछले क्लास में, ऊपर वाला जो होगा वो सॉल्यूट का होगा, नीचे वाला सॉल्यूशन का होगा। याद करो, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, और परसेंटेज लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दूसरा टर्म हमारे पास बनता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
तो मास किसका लोगे? सॉल्यूट का, क्योंकि ऊपर वाला तो सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका लोगे? सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आ गया ना, तो मतलब इस पर टेम्परेचर का असर होगा, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तीसरा टर्म देखते हैं हम लोग यहाँ पर, मोलरिटी। रीटी इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल एम, मोलरिटी। ओके, इसमें भी हमारा वॉल्यूम आता है। आप अगर जानते होंगे तो याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसी को तो मोलरिटी कहते हैं हम लोग। तो हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, इसको क्लियर करेंगे हम। और एक और टर्म आता है हमारे पास चौथा, वो आता है हमारे पास नॉर्मलिटी। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ये जो चारों टर्म है बच्चों, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये जो चारों टर्म है बच्चों, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और हम वन बाय वन सबको क्लियर भी करेंगे। हाँ, एक बात और याद रखिए, कभी कभी आपको मोलरिटी दिया हुआ रहेगा, गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलरिटी। पहले तो मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है जो इस चैप्टर में यूज होना है, मोलरिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, जबरदस्त यूज होता है इस चैप्टर में, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। और तीसरा टर्म है हमारे पास मोलरिटी। इस तीनों टर्म का इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा यूज है। इस तीनों पॉइंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आप पहले ये देख लो, ये तीनों टर्म हमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है और इसी का बहुत ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दिया हुआ रहेगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर करेंगे हम। मोलरिटी दिया हुआ रहेगा, पूछेगा मोलरिटी क्या होगा। एक सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी इतना है, उसका मोलरिटी क्या होगा। सोचो, हम मास से किस में जा रहे हैं बच्चों? वॉल्यूम में। मास से वॉल्यूम में जा रहे हैं, तो यहां पर इंटर कन्वर्जन होगा, मतलब मोलरिटी से मोलरिटी में जा रहे हैं तो इंटर कन्वर्जन होगा। और इंटर कन्वर्जन करने के लिए क्या आप डायरेक्ट जा सकते हो? क्या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दोगे डायरेक्ट? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत चल रहा है क्या सर? कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। आवाज क्लियर पहुंच रही है आपके पास? आवाज क्लियर पहुंच रही है आपके पास? यस और नो? क्या प्रॉब्लम है सर? आवाज पहुंच रही है वहां पर? क्या सर कोई दिक्कत है? चल रहा है क्या? चलिए, तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ रहेगा, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए कहेगा आपको। तो मतलब इंटर कन्वर्जन का केस है हमारा। किसका केस है? इंटर कन्वर्जन हो रहा है। हम मास के टर्म से वॉल्यूम के टर्म में जाना चाह रहे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि डायरेक्ट मास को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? डेंसिटी आपको गिवन होगा बच्चों।
डेंसिटी आपको दिया हुआ रहेगा, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। वहाँ से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोलरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, इसमें टिक आउट कर लीजिए कि हमको ये सब डिटेल में पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये सारा टर्म आप लिख लीजिए, इतना हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, लिख लीजिए इसको। लिख चुके हैं, रिप्लाई कीजिए यस और नो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कंप्लीट कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर कीजिए। आवाज़ क्लियर पहुंच रही है आपके पास? आवाज़ क्लियर पहुंच रही है आपके पास? बोर्ड आपको सही सही दिख रहा है? क्या क्या लिखा हुआ है वो सब विजिबल है आपको? चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम एक एक टर्म को अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, इससे पहले क्लास में हमने W/W परसेंटेज को पढ़ लिया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। W/W परसेंटेज को हमने ख़त्म कर लिया था, पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको देखते हैं हम लोग, छोटा छोटा टर्म है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। V/V परसेंटेज क्या होता है, ये तो हमने आपको बताया था, ये किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। नीचे वाला किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ओके, तो चलिए देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अच्छा एक बात और देखिए, ये वॉल्यूम किस में लेंगे आप, ये लेंगे हम ml में। सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम किस में लेंगे हम, ml में लेंगे। ओके, और आप देख रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर 100। बस इतनी सी बात थी। V/V परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर वाला जो टर्म होगा, याद रखो बच्चों, वो हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा, नीचे वाला जो टर्म होगा वो सॉल्यूशन के लिए होगा। परसेंटेज है तो हमने क्या लगा दिया, 100। चलिए तीसरा टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं, ये सब छोटी छोटी टर्म है, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तीसरा टर्म बनता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे डिफाइन करोगे इसको, सीधा बात है, ऊपर वाला जो होगा वो सॉल्यूट का होगा, नीचे वाला जो टर्म होगा वो किसका होगा, सॉल्यूशन का टर्म होगा। तो लिख लो इसको, क्या लिखोगे, मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे मास, तो इसको लेंगे हम ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, ये ml में लेना है, और परसेंटेज है तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने 100। बस ये दो छोटे छोटे टर्म थे, इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही छोटा टर्म है और इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, बहुत छोटा सा पॉइंट था, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो हमारा पॉइंट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, मोल फ्रैक्शन, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए आप लोग, रिप्लाई मी यस और नो। कंप्लीटेड बच्चों, यस और नो, ओके वेरी गुड।
चलो अब देखो, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ये तो हमने आपको बताया था अभी, एक्स से डिनोट करते हैं, पढ़ते जीटा है बट शॉर्ट फॉर्म में एक्स करके अपना काम चला लेते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन को हमने एक्स से डिनोट किया। ओके, अब ये फ्रैक्शन तो समझते होंगे, पार्ट। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, पार्ट। दूसरा बात, तो किसका पार्ट, मास का क्या, नहीं, वॉल्यूम का नहीं, किसका, मोल का। मोल का पार्ट, मोल का पार्ट मुझे पढ़ना है। कितना मोल, किसका कितना मोल बच्चों, किसका कितना मोल बोलो, तो सॉल्यूट का। हमने इससे पहले बताया था, हम जो भी वर्क करेंगे वो किस पर करेंगे, सॉल्यूट पे करेंगे। तो किसका मोल, सॉल्यूट का मोल। ओके, तो चलो देखते हैं। पहले हम एक फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो सर्कल दिखा रहा है मैं आपको, ये हमारा ए है। क्या है हमारा, ए। और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूट है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। दूसरा टर्म बना लेते हैं यहाँ पर, ये जो ब्लैक कलर का है आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर का है ये हमारा बी है, बी। और इसको हम क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मान लेते हैं। ओके, अब आपको ए और बी का एक सॉल्यूशन दिया हुआ, ये सॉल्यूशन है, ये टोटल क्या आपको सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट क्या है, ए, और सॉल्वेंट क्या है, बी। तो मुझे बताओ, सॉल्वेंट का भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, होगा कि नहीं होगा, 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम कुछ होगा वहां पर, सॉल्वेंट का भी। सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा वहां पर, तभी तो आपने बनाया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, सॉल्वेंट का भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा यहां पर, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी। तो मुझे बताओ, यहां पर ए का मोल निकाल सकते हो क्या आप, ए का मोल निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर। मान लो कि ये आपके पास जो सॉल्यूट ए है ये आपको 10 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों, 10 ग्राम। तो मुझे बताओ क्या लिख सकते हो इसका, हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। इसको एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हो, एन से। पढ़ा होगा आपने, बच्चे वाली चीज है, एन से डिनोट करते हैं। तो इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। कैसे लिखते हो बोलो, गिवन मास बाई क्या लिखते हो बोलो, मोलर मास, राइट। तो आपको पता है कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। 10 ग्राम NaCl, सपोज दैट 10 ग्राम NaCl आपका सॉल्यूट है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 10 ग्राम क्या है, गिवन मास, मोलर मास NaCl का क्या होगा, Na का क्या होगा हमारा, Na का होता है कितना 23, Cl का कितना होता है 35.5, उसको ऐड कर लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास क्या निकल जाएगा आपका, Na निकल जाएगा, राइट। उसके बाद आप इसका भी क्या निकाल सकते हैं, Nb निकाल सकते हैं। Nb कैसे निकालोगे, गिवन मास बाई मोलर मास, राइट। बोलो सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, रिप्लाई मी यस और नो, इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास सॉल्यूट था ए, उसका भी कुछ ना कुछ मास दिया हुआ रहेगा कि आपने इतना ग्राम इतना में मिला दिया, तो आपने उसका क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में, 98% नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला यही यूज होता है बच्चों, गिवन मास बाई मोलर मास। याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाई मोलर मास। उसी तरह से बी का हम निकाल लेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, राइट। चलिए, अब कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि ये जो ए है
ये कितना फ्रैक्शन में है, सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, कितना पार्ट है, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले एक बात देखो, अगर आपको यहाँ से सॉल्यूशन का मोल निकालना हो, सॉल्यूशन का मोल कैसे निकालोगे, मतलब सॉल्यूशन का मोल कैसे निकालोगे बच्चों, सॉल्यूशन का मोल निकाल रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे, मोल ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का कितना मोल, तो इसका मोल प्लस इसका मोल, जोड़ दिया दोनों को, तो Na प्लस NB, ए क्या था सॉल्यूट, बी क्या हमारा सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ दो, दोनों के मोल को जोड़ दो तो सॉल्यूशन का मोल निकल जाता है, वेरी सिंपल। अब चलो यहां से अब हमको कह रहे हैं क्या निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन, किसका निकालोगे, किसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे, तो सॉल्यूट का, हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं लेकिन मेनली जो हम वर्क करते हैं वो किस पे करते हैं, सॉल्यूट पर। तो चलो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को किससे नोट करते हैं हम, एक्स से, तो चलो एक्स दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है इधर मैं जो लिख रहा हूं, चलिए यहां पर हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, किसके लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए, किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मान लो निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट के लिए क्या लगाओगे आप, ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या लिखोगे यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, चलो पहले मैं लिख देता हूं यहां पर थ्योरेटिकली, यहां क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हमारा सॉल्यूट, याद करो सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। हमने ये लिखा मोल फ्रैक्शन ए का निकालने के लिए मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों याद करो, जब तुम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते थे, वॉल्यूम परसेंटेज क्या लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन। उसी तरह से हमने लिखा मोल फ्रैक्शन निकालना है तो किसका मोल, सॉल्यूट का, किसका मोल, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। चलो इसको फिर आगे बढ़ाते हम लोग, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कितना है, जितना भी निकलेगा वो तो कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, राइट। फिर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एन ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं आप, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स ऑफ ए। चलो इसको लिखो, बहुत इजी है, वेरी सिंपल है, पहले इसको लिख लो फिर हम आपको आगे मूव करते हैं। लिख लीजिए, इतना लिख चुके होंगे, रिप्लाई मी इफ यू हैव कंप्लीटेड इट। बच्चों यस और नो में रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है, आप लिख रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम है अभी तक ने हमने जो भी पढ़ा उसमें कोई दिक्कत, बच्चों रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम, चलो तो आगे मूव करते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाला था, उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखोगे यहां पर, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ बी, बी क्या है हमारा सॉल्वेंट, इसका भी निकाल सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। क्या लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइडेड बाई एन किसका, सॉल्यूशन का, राइट। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये क्या निकल गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट। समझ में आ चुका है, वेरी सिंपल, इट्स बहुत इजी है, ये समझ में आ रहा है बच्चों, दिख रहा है सब कुछ, आवाज़ क्लियर पहुंच रही है आपके पास, एवरीवन रिप्लाई मी, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो आगे मूव करते हैं। एक बात और नोट डाउन करो, जो अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मोल फ्रैक्शन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये हमें निकालने की जरूरत भी नहीं होगी, सिर्फ हम सॉल्यूट का निकाल लें तो सॉल्वेंट का इजीली निकल जाता है। अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्यूट का इजीली निकल जाएगा। उसके लिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है 1। याद रखना ये बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1, ये लिख लीजिए। अभी इसको क्लियर करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू, ओके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ सॉल्यूशन देयर इज 80 ग्राम ऑफ NaOH। देखो ध्यान से, बन जाएगा, बहुत इजी है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज 80 ग्राम ऑफ NaOH विच इज प्रेजेंट in 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो कहता है फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन, फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन। बोलो बनेगा या मैं बना दूं, बन जाएगा या मैं बना दूं? चलो देखो, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आपके पास सॉल्यूट क्या है, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन में देयर इज 80 ग्राम ऑफ NaOH विच इज प्रेजेंट इन, याद करो, इन की बातें हमने बताया था, 72 ग्राम ऑफ H2O। तो बताओ यहाँ पर हमारा सॉल्यूट क्या है बच्चों, सॉल्यूट है हमारा NaOH। कितना दिया हुआ है आपको, बोलो कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम, राइट। ये 80 ग्राम दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, गिवन मास। चलो यहाँ से मोलर मास ऑफ NaOH बोलो कितना होगा, निकाल सकते हो, बच्चे वाली चीज़ है। सोडियम का मास कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन एक है तो 16 प्लस हाइड्रोजन एक है तो 1, बोलो कितना हो गया 40, कितना हो गया ये 40 ग्राम, राइट। तो मोलर मास कितना निकल गया 40 ग्राम, गिवन मास कितना दिया हुआ है 80 ग्राम। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं,
मोल्स ऑफ NaOH, बोलो कितना हो, गिवन मास बाय मोलर मास, क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो गिवन मास कितना दिया हुआ आपको 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना निकाला 40 ग्राम, तो ये कितना आएगा आपका 2 मोल्स, राइट। बोलो समझ में आया इतना। चलो दूसरा निकालते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या दिया हुआ आपको, बोलो वाटर, कितना दिया हुआ बोलो 72 ग्राम। इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास किसका निकालते हैं, वाटर का, कितना निकलता है आपको पता होगा, 2 हाइड्रोजन तो 2 + 16 कितना हो गया 18 ग्राम। अब इसका क्या निकाल लेते हैं हम, मोल्स, कितना निकलेगा ये 72/18 कितना हो गया बोलो 4 मोल्स, राइट। ये तो हमारा इतना निकल गया। अब क्या बोल रहा है मुझे निकालने के लिए, अब बोल रहा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में किसका, मान लो अभी हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो क्या होता है मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई किसका, मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2O। बोलो कितना था ये, याद करो, अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको। मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का, कितना हुआ ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो यही है NaOH प्लस H2O। तो बताओ कितना होगा ये, इसका मोल कितना निकाला आपने अभी, NaOH का 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका कितना निकाला आपने 4, तो कितना हो गया ये 2/6 कितना हो गया 1/3 मोल्स। कितना निकला ये हमारा 1/3 मोल्स, कोई दिक्कत। उसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ H2O, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी तरह से लिखेंगे मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ NaOH। तो लिखो इसको, कितना मोल है H2O का, लिख दो क्या, चलो लिख ही देता हूँ मैं आपको, मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ NaOH। बोलो कितना होगा, कितना मोल H2O का, अभी तो निकाला था आपने मोल ऑफ H2O, कितना निकला 4 डिवाइडेड बाई 4 + 2 कितना होगा ये 4 बाई कितना हो गया 6 कितना हो गया 2/3, राइट, 2/3 मोल्स, कोई दिक्कत। अब एक जो हमने बात बताया था आपको प्रूव करने के लिए नहीं, मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होता है 1 होता है। चलो देखो इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आएगा 1/3 प्लस 2/3 कितना आता है ये आपका 1/3 कितना आ जाएगा ये 3/3 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं 1। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को जब आप जोड़ोगे तो वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। अच्छा आप यहाँ जब NaOH का निकाला था कितना निकाला था 1/3 और आपको रूल तो पता था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर x ऑफ H2O प्लस x ऑफ NaOH कितना होता है 1। बोलो x ऑफ H2O या x ऑफ NaOH ये निकाला था ना आपने, कितना निकाला था 1/3। तो इसको लिख लो x ऑफ H2O प्लस ये कितना निकाला था 1/3 इक्वल टू 1। तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3 प्रूव हो गया। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एक का निकाल लो तो आप ऑलरेडी उसको 1 वे से माइनस कर दो और आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, मोल फ्रैक्शन समझ में आया। एवरीवन रिप्लाई मी यस और नो कि मोल फ्रैक्शन सर हमको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन, सब कुछ समझ में आ चुका है। प्लीज रिप्लाई मी यस और नो।
बच्चों रिप्लाई करो यस और नो, मोल फ्रैक्शन समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो हमसे, मोल फ्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। चलो फिर से इसको रिपीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या था? एक सॉल्यूशन है आपके पास, एक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो। एक सॉल्यूशन है जिसमें जब सॉल्यूशन है बच्चों तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो भी कैसा हम पढ़ रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। बाइनरी तो उसी को कहते हैं ना जहां पर दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो चलो देखते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमारा जो NaOH ये कितना दिया हुआ आपको? 80 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH डिसॉल्व है, प्रेजेंट है किसमें? 72 ग्राम ऑफ H2O। तो ये वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। बोलो वाटर सॉल्वेंट हुआ। 72 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है तो ये हमारा सॉल्वेंट है, और NaOH क्या हमारा? सॉल्यूट। चलो कहता मोल फ्रैक्शन निकालो, हम दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दिया हुआ है NaOH का गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास उसको कहते हैं बच्चों, ध्यान दो, गिवन मास उसको कहते हैं जो क्वेश्चन में मास दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा इतना ग्राम शुगर, इतना ग्राम NaCl, इतना ग्राम इथेनॉल, कुछ भी दिया हुआ रहेगा आपको। तो वो जो मास दिया हुआ है ना उसको हम लोग गिवन मास कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिवन मास। चलो तो ये गिवन मास है NaOH का। उसके बाद वाटर का भी गिवन मास है, राइट। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल की जरूरत पड़ती है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी? हमें मोल्स। मोल्स निकालने की जरूरत है। किसका मोल्स निकालोगे? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। मोल्स कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला तो पता ही आपको, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास, इट्स सो सिंपल। तो हमने क्या किया? पहले सॉल्यूट 80 ग्राम ये तो दिया हुआ है, मोलर मास निकाल लिया। इसका मास नहीं निकाल सकते आप, 9/10 का बात है। Na का मास होता है 27, ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सबको जोड़ दिया तो 40 ग्राम आया। गिवन मास 40 दिया हुआ क्वेश्चन, सॉरी 80। तो हमने क्या किया? मोल्स निकाल लिया NaOH का। क्या निकाला? गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमने गिवन मास कितना है? 80, 40 से डिवाइड कर दिया, निकल गया 2 मोल्स। 2 मोल्स NaOH। उसी तरह से हमने किसका लिया? सॉल्वेंट H2O, 72 ग्राम दिया हुआ था। इसका मोलर मास वाटर का कितना होता है? 18। ये तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए था, वाटर का मोलर मास 18 होता है बच्चों। जब 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो याद हो जाएगा। NaOH का मोलर मास 40 होता है, H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। ये तो हम लोग को याद हो जाता है इससे, और आपको भी याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये वाटर का गिवन मास कितना है? 72। मोलर मास कितना होता है? 18। तो हमने इसका मोल्स निकाल लिया, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 4 मोल्स निकल गया। अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? किसका? NaOH। तो NaOH को ऊपर रखा। किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? NaOH का। तो NaOH का मोल कहाँ रखेंगे? ऊपर। अब दोनों का मोल जोड़ दिया। किसका मोल निकाल रहे हो? मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो वाटर का। तो वाटर का मोल क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। नीचे दोनों का मोल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बस वही तो किया। इसका मोल आपने 2 निकाला हुआ है, दोनों का मोल, इसका 2, इसका कितना? 4, जोड़ दिया दोनों को, 1/3। इसका भी निकाल लिया उस तरह से। बस सिंपल था। आपको ये तो हमने बताया था अभी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमने देखा अभी, इसी क्वेश्चन से प्रूव भी कर लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों का जोड़ा तो वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 1। ये प्रूव भी हो गया हमारे पास। शॉर्टकट मेथड क्या बताया कि अगर आपने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, कितना निकाला? 1/3।
इसका निकाल लिया तो उसको 1 में से क्या करो, माइनस कर दो, तो डायरेक्ट दूसरा का निकल जाएगा, दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, राइट। बहुत ईजी है। चलो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इतना समझ में आया, फिर से मुझे रिप्लाई करो समझ में आ गया सर। बहुत ईजी है, वेरी सिंपल। बोलो अब तो समझ में आ गया होगा ना, समझ में आया कि नहीं बाबू, बोलो आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन में मान लो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। कैसा पूछ सकता है कि इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH is 2/3, if the mole fraction of NaOH is 2/3, then what is the mole fraction of water in their solution form? सॉल्यूशन का फॉर्म दिया हुआ तो पता चल गया आपको कि NaOH वाटर में डिजोल्व है। NaOH का कितना दिया मोल फ्रैक्शन, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बोलो, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। किसका मोल फ्रैक्शन, तो NaOH का। कितना दिया हुआ है, 2/3। कुछ भी दे सकता है बाबू, यहाँ मान लो आपको दे रखा है 3/7, कुछ भी दे सकता है, डजेंट मैटर, 3/7 कुछ भी दे सकता है। मान लो यहाँ पर 3/7 ही दे रखा है, 3/7, ओके। तो कहता है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O बोलो कितना होगा, तो सिंपल क्या करोगे इसको बोलो, आप क्या करोगे यहाँ से मैं बता रहा हूँ, क्या करोगे यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल लेना, जिसको सिंपल क्या करो आप 1 - 3/7 कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 4/7 आंसर। डायरेक्ट 1 में से इसको माइनस कर दिया, जो दिया हुआ था उसको 1 में से घटा दिया, निकाल, सिंपल सा। बोलो समझ में आ गया। मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का दिया हुआ है, दूसरे का पूछ रहा है, तो उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, बस सिंपल है। किसी एक सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का किसी का भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। इट्स सो सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था मोल फ्रैक्शन बाबू, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है बच्चों, आपने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए मोलरिटी मोल फ्रैक्शन के, क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करके बताया यहाँ पर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोलरिटी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़ा मोल फ्रैक्शन में, उसको आप रिवाइज कीजिए, उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट होगा उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।